तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक सफर पे निकलते हैं। हम बात करने वाले हैं बंगाल की। जी हाँ, वही बंगाल जो कभी दुनिया का सबसे अमीर व्यापारिक केंद्र था, एक तरह से मुकुट का सबसे चमकदार हीरा। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वो एक बटे हुए राजनीतिक रूप से उलझे हुए राज्य में बदल गया? आइए गहराई से समझते हैं। इस सफर में हम कुछ अहम पड़ावों से गुजरेंगे। शुरुआत करेंगे बंगाल के सुनहरे युग से, फिर देखेंगे कैसे ब्रिटिश कब्जा हुआ। उसके बाद बात करेंगे विद्रोह और पुनर्जागरण की, 1905 के विभाजन की और कट्टरपंथी राजनीति के उदय की, और अंत में वो दर्दनाक मोड़ यानी अंतिम विभाजन। तो सबसे पहले बात करते हैं उस दौर की जिसे हम बंगाल का सुनहरा युग कह सकते हैं। इतिहास के पन्नों को पलटें तो तीसरी सदी में मौर्य साम्राज्य से लेकर 750 ईस्वी के शक्तिशाली पाल साम्राज्य तक बंगाल हमेशा से सत्ता का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा। फिर 1338 में बंगाल सल्तनत आई और 16वीं सदी तक पहुंचते पहुंचते ये विशाल मुगल साम्राज्य का सबसे अमीर और सबसे अहम प्रांत बन गया था। सच में ये वो दौर था जब बंगाल की चमक पूरी दुनिया में फैल रही थी। और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उस समय बंगाल सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत भर नहीं था। वहां की रेशम, बेहतरीन सूती कपड़े और जहाज बनाने की कला, इन सब की पूरी दुनिया में इतनी भारी मांग थी कि ग्लोबल जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अकेले बंगाल से आता था। दुनिया भर के व्यापारी बस यहीं खिंचे चले आते थे, क्योंकि व्यापार के लिए इससे अमीर जगह धरती पर और कोई थी ही नहीं। लेकिन इतनी बेहिसाब दौलत, जाहिर है किसी न किसी की नज़र तो लगनी ही थी। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा अध्याय, ब्रिटिश कब्जा। जरा 1757 के प्लासी के युद्ध पर गौर करते हैं। नवाब सिराजुद्दौला के पास 50,000 सैनिकों की एक विशाल फौज थी और फ्रांसीसियों का मजबूत समर्थन भी। उनके सामने अंग्रेज कितने थे? मुट्ठी भर, सिर्फ 3,000। फिर भी नवाब हार गए। कैसे? क्योंकि उनके अपने ही कमांडर मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ एक गुप्त डील कर ली और लड़ने से ही इनकार कर दिया। जरा सोचिए, युद्ध के मैदान में एक अकेले धोखे ने पूरे भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसके बाद तो हालात बहुत ही तेजी से बदले। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर बने। अगले ही साल 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी का शिकंजा और कस दिया, और 1774 तक आते आते हेस्टिंग्स पूरे भारत के गवर्नर जनरल बन गए। ये विश्व इतिहास का एक बेहद अनोखा और हैरान करने वाला पल था। एक मामूली सी व्यापारिक कंपनी अब एक पूरे देश की मालिक बन बैठी थी। और मजे की बात देखिए, इस विशाल ब्रिटिश साम्राज्य को खड़ा करने का सारा खर्च बंगाल के खजाने से ही वसूला जा रहा था। अब जो आंकड़ा सामने है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। 1 करोड़। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। 1770 के भयंकर अकाल में इतनी ही जाने गई थी। मतलब उस समय बंगाल की पूरी आबादी का 1/3 हिस्सा बस भूख से तड़प तड़प कर खत्म हो गया था। खेत बिल्कुल सूख चुके थे, लोग दाने दाने को तरस रहे थे। लेकिन उस खौफनाक दौर में भी ब्रिटिश हुकूमत बेरहमी से अपना भारी भरकम टैक्स वसूलती रही। जाहिर है इतने भयानक अत्याचार के बाद खामोशी तो नहीं छाने वाली थी। और इसी से हम पहुंचते हैं अपने तीसरे पड़ाव पर, विद्रोह और पुनर्जागरण का दौर। इस जुल्म के खिलाफ एक बहुत ही जबरदस्त आवाज उठी, सन्यासी विद्रोह के रूप में। अब नाम से शायद लगे कि ये कोई शांत साधु संत होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये हथियारों से लैस, बेहद कुशल लड़ाके और अपनी जमीन से निकाले गए किसान थे। ये घने जंगलों में छुप कर रहते और अंग्रेजों पर अचानक गुरिल्ला हमले करते। इसी टड़े संघर्ष को बाद में बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने मशहूर उपन्यास आनंद मठ में हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। लेकिन लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जा रही थी। ठीक उसी समय विचारों की एक बहुत बड़ी क्रांति भी आकार ले रही थी। बंगाल के इस बौद्धिक पुनर्जागरण ने समाज को भीतर तक झकझोर दिया। राजा राम मोहन रॉय जैसे विचारकों ने भारतीय परंपरा और पश्चिमी तर्क दोनों का इस्तेमाल करके सती प्रथा और जातिवाद जैसी क्रूर कुप्रथाओं पर सीधा वार किया। वहीं ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने भारी विरोध का सामना करते हुए विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दिलाने के लिए एक जोरदार लड़ाई लड़ी और जीत भी हासिल की। खैर, चीजें बदल रही थी। और अब हम आते हैं साल 1905 पर, एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन का बीज आखिर बोया ही क्यों? इसके पीछे की असली वजह तत्कालीन ब्रिटिश होम सेक्रेटरी के एक बयान से बिल्कुल साफ हो जाती है। उन्होंने कहा था, एकजुट बंगाल एक ताकत है, बटा हुआ बंगाल कई अलग अलग दिशाओं में खींचेगा।
मतलब साफ है, उनका इरादा कोई प्रशासनिक सुधार करना नहीं था, बल्कि बंगाली लोगों के बीच बढ़ रही बौद्धिक और संगठनात्मक एकता की रीढ़ को पूरी तरह से तोड़ना था। इसके लिए उन्होंने जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफिक्स का बहुत चालाकी से इस्तेमाल किया। पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया मुस्लिम बहुल क्षेत्र बना दिया गया, जिसकी राजधानी ढाका रखी गई। और पश्चिम में वहां बंगाली हिंदू राजनीतिक रूप से बहुत मुखर थे, तो उन्हें ओडिया और हिंदी बोलने वाले लोगों के साथ मिलाकर खुद उनके ही राज्य में अल्पसंख्यक बना दिया गया। मकसद बिल्कुल सीधा था, इस उठती हुई आवाज को हमेशा के लिए कुचल देना। लेकिन अंग्रेजों की ये फूट डालो और राज करो वाली नीति उन्हीं पर उल्टी पड़ गई, और यहीं से शुरू होता है कट्टरपंथी राजनीति का उदय। शांतिपूर्ण विरोध का दौर अब पीछे छूट रहा था, और उसकी जगह ले ली थी बमों और सशस्त्र क्रांति ने। आमरा मोर्बो जोत जागबे, यानी हम मरेंगे ताकि दुनिया जागेगी। जरा इस जज्बे को महसूस कीजिए। बाघा जतिन और खुदीराम बोस जैसे युवा क्रांतिकारियों ने इसी सोच के साथ ब्रिटिश साम्राज्य को जड़ से हिलाने के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। और इस क्रांति की आग के बीच एक बहुत गहरा वैचारिक बदलाव भी आ रहा था। दमनकारी जमींदारी प्रथा और जूट मिलों से लेकर रेलवे तक में काम करने वाले मजदूरों के भारी शोषण ने असंतोष की एक नई लहर पैदा कर दी थी। जो युवा पढ़े लिखे थे, वो इन समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे थे, और तभी उन्होंने देखा कि दुनिया भर में उभर रहा मार्क्सवाद उनके खुद के समाज में हो रहे क्रूर शोषण से हूबहू मेल खाता था। इस पूरी उथल-पुथल और विचारधाराओं की इस टक्कर का सबसे साफ असर 1937 के प्रांतीय चुनावों में दिखाई दिया। नतीजे देखिए, कांग्रेस को 52 सीटें, कृषक प्रजा पार्टी को 35 और मुस्लिम लीग को 29 सीटें मिली। किसी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं था। बंगाल की राजनीति अब धर्म और विचारधारा के नाम पर इतनी बुरी तरह बढ़ चुकी थी कि बेमेल और अस्थिर गठबंधनों का एक नया दौर शुरू हो गया। और इसी दुखद राजनीतिक ध्रुवीकरण के बीच हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे दर्दनाक अध्याय पर, बंगाल का अंतिम विभाजन। एक तरफ तो राजनेता सत्ता के लिए लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ 1943 में बंगाल पर एक और दिल दहला देने वाला अकाल टूट पड़ा। 20 से 30 लाख लोग मारे गए। और ये कोई आम प्राकृतिक आपदा नहीं थी। ये त्रासदी तब और भी भयानक हो गई जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने अपने युद्धकालीन नीतियों के चलते बंगाल का जरूरी अनाज भूखी मरती स्थानीय आबादी से छीनकर दूसरे देशों में निर्यात कर दिया। 1946 आते आते तो हालात पूरी तरह से हाथ से निकल गए। अलग पाकिस्तान की मांग जोर पकड़ रही थी, और नोआखली जैसी जगहों पर डायरेक्ट एक्शन डे के बाद ऐसी सांप्रदायिक हिंसा भड़की जैसी पहले कभी नहीं देखी गई थी। बड़े पैमाने पर लोग बेघर हुए। इतना कत्लेआम मचा कि इस धधकती आग को शांत करने के लिए खुद महात्मा गांधी को वहां जाके भारी संघर्ष करना पड़ा। उस हताशा और पूरी तरह से बटे हुए माहौल में एक ही रास्ता नजर आ रहा था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ये शब्द उस समय की भयंकर मजबूरी को बिल्कुल साफ कर देते हैं। भारत को बचाने के लिए पाकिस्तान का विभाजन करो, बंगाली हिंदुओं को बचाने के लिए बंगाल का विभाजन करो। सच कहें तो पूरे के पूरे क्षेत्र को नए पाकिस्तान के हाथों में खोने के डर से बंगाल का बंटवारा करना ही उस वक्त एकमात्र व्यावहारिक विकल्प बन गया था। और फिर अगस्त 1947 में आज़ादी के साथ ही वो कड़वी सच्चाई सामने आ गई जिसे टाला नहीं जा सका। पश्चिम बंगाल नए स्वतंत्र भारत का हिस्सा बन गया, और पूर्वी हिस्सा सीमा पार जाकर एक नए इस्लामी राष्ट्र यानी पूर्वी पाकिस्तान में तब्दील हो गया। जरा सोचिए, जो बंगाल कभी एक था, दुनिया का सबसे ताकतवर आर्थिक केंद्र था, वो हमेशा के लिए दो अलग अलग भू राजनीतिक हिस्सों में कटकर रह गया। इस लंबे ऐतिहासिक सफर को तय करने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल मन में उठता है। एक ऐसा क्षेत्र जिसने पूरे देश की आज़ादी के विचारों को जन्म दिया, लेकिन उसकी कीमत अपनी ही एकता की बलि चढ़ाकर चुकाई। उसकी ये गहरी और इतनी उलझी हुई विरासत आज के समय में उसकी आधुनिक पहचान को किस तरह आकार देती है, ये सोचने वाली बात है ना?